आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस पाठ्य पुस्तक के अगले अध्याय पुरस्कार को पढ़ेंगे। पुरस्कार एक कहानी है जिसके रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने कई मशहूर कहानियाँ, रचनाएँ, नाटक आदि लिखे हैं। ये उपन्यास लिखा करते थे जिसे हम नॉवल कहते हैं, कविताएँ लिखते थे तो कवि भी थे, नाटक किया करते थे, नाटक लिखा करते थे तो नाटककार के नाम से भी इनको हम जानते हैं। इनका जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ, जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इनका जन्म 30 जनवरी 1879 को हुआ था। इनके पिताजी के यहाँ जो साहित्यकार हैं उनका बहुत सम्मान होता था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने घर पर प्राप्त की, फिर कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि का ज्ञान इनके पास था। आदि की भाषाओं को ये जानते थे और इनमें इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं। तो आइए इनके द्वारा रचित इस कहानी का हम अध्ययन करते हैं। बरसात का मौसम था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही जोर से हवा चलने लगी और बूंदें बरसने लगी। कौशल देश में कृषि उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे समय में ही कौशल के महाराज की सवारी निकली। ये कहानी कौशल देश की है, जहाँ पे बरसात का मौसम आया था। अभी अभी काले बादल छाए थे, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज़ हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये कृषि का उत्सव मनाया जा रहा था। यानी कि जब बरसात होती है तो फसल अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे फसल का, कृषि यानी खेती का त्यौहार मनाया जा रहा था। इसी बीच में जो महाराज हैं वो अपनी सवारी के साथ बाहर निकले। इस दिन महाराज किसान बनकर ज़मीन के किसी चुने हुए टुकड़े पर हल चलाते और बीज बोते थे। जिस ज़मीन पर राजा के द्वारा हल चलाया जाता और बीज बोया जाता, उस ज़मीन के मालिक को 4 गुना रकम दे दी जाती और खेत राजा का हो जाता था। यानी कि राजा करते क्या थे, उत्सव वाले दिन जाते थे, किसान बनते थे, किसी एक खेत को जोत देते थे। अब जिस खेत को उन्होंने जोत करके वहाँ पे फसल लगा दिया, वो खेत राजा का होना तय था। बदले में वो 4 गुना ज़्यादा कीमत, उस खेत की जो कीमत होती थी उससे 4 गुना ज़्यादा कीमत उस खेत के मालिक को दे देते थे। इस बार मधुलिका की ज़मीन चुन ली गई थी, इसलिए कौशल के सभी निवासी उसकी ज़मीन पर जमा हो गए थे। सुंदर कन्याओं ने मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र पढ़े। तत्पश्चात राजा ने हल चलाना शुरू किया। लोगों ने खील और फूल बरसाए। यानी इस बार जिसका ज़मीन चुना गया उसका नाम मधुलिका था। मधुलिका की ज़मीन पर सब लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि सबको पता लग गया कि यह ज़मीन चुनी गई है। वहाँ पे कार्यक्रम हुआ, छोटी बच्चियों ने गाने गाए, उसके बाद पंडितों ने मंत्र पढ़े, फिर राजा ने हल चलाना शुरू कर दिया। कौशल के इस उत्सव में भाग लेने के लिए दूसरे राज्यों से भी लोग आए थे। इस साल मगध का राजकुमार अरुण भी आया था। यानी कि कौशल राज के राजा जो हैं वो खेती करने जाते थे इस त्यौहार में, और त्यौहार बहुत बड़ा होता था, तो इसलिए निमंत्रण भेज करके आसपास के राजाओं को भी बुलाया जाता था, आसपास के राज्यों के राजाओं को। तो उसमें मगध देश का अरुण भी आया हुआ था, जो वहाँ का राजकुमार था। हल चलाने के बाद राजा को बीज बोना था, इसलिए मधुलिका बीज उठाए राजा के साथ साथ चल रही थी। राजा ने धीरे धीरे सादे बीज बो दिए। यानी कि खेत मधुलिका का था, तो वो बीज की बोरी लेकर के राजा के साथ साथ चल रही थी, और जोतने के बाद उन्होंने बीज डाल के पूरे खेत में बीज बो दिए। राजा ने धीरे धीरे सारे बीज बो दिए थे। थाल खाली हो गया तो कौशल नरेश ने उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल दिए। यह ज़मीन की कीमत थी। यानी कि थाली में बीज लेके मधुलिका घूम रही थी साथ में, उन्होंने जब बीज सारा डाल दिया तो बीज डालने के बाद जो थाली खाली बची उसमें उन्होंने सोने के सिक्के रख दिए, और ये सोने के सिक्के क्या थे, उस ज़मीन की कीमत थी। मधुलिका ने प्रणाम करके सिक्के उठाकर राजा पर वार दिए और कहा, महाराज, यह मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है, इसे मैं आपको ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ, पर बेचूंगी नहीं। तो मधुलिका ने क्या किया, जो सिक्के थे वो उठाए, वार दिए, यानी कि वापस कर दिए। वापस करके कहा कि ये जो ज़मीन है मेरे बाप दादाओं की है, आपको अगर ये ज़मीन लेनी है आप मुझसे ऐसे ही ले लीजिए, पर मैं इसे बेचूंगी नहीं, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की ज़मीन है। इतना सुनते ही बूढ़े मंत्री चीखे, ना समझ, राजा की कृपा का अपमान मत कर, आज से तू राजा की सुरक्षा में है। यानी जो मंत्री थे उनके लिए बिल्कुल नया था कि ऐसे राजा को भाई किसने मना कर दिया पैसा लेने से, तो वो चीख पड़े। उसके बाद राजा ने पूछा, कौन है यह लड़की? मंत्री ने कहा, महाराज, यह वीर सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र ने वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। राजा बिना कुछ कहे अपने शिविर को लौट आए। जयघोष के साथ उत्सव समाप्त हुआ। यानी कि जब राजा ने पूछा कि यह कौन है, तो लोगों ने बताया कि यह सिंहमित्र की बेटी है। सिंहमित्र जो हैं वो एक वीर थे, और उन्होंने वाराणसी में जब लड़ाई हुई थी
तो कौशल देश को मगध देश से बचाया था, यानी कि वो लड़ाई के हीरो थे, वॉर हीरो थे। तो राजा ने बिना कुछ कहे अपने महल को लौट गए और जो उत्सव है उस दिन वहीं समाप्त हो गया। राजकुमार अरुण यह सब देख रहा था। रात भर वह सोया नहीं, अपने घोड़े पर सवार होकर वह निकल पड़ा। घूमते घूमते बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मधुलिका हाथ पर सिर रखकर सो रही थी। अरुण चुपचाप कुछ देर तक उसे अपलक देखता रहा। यानी राजकुमार अरुण जो है, जो मगध देश का राजकुमार था, वो आया था, उसे रात भर नींद नहीं आई, वो ये सब देख रहा था। तो रात को क्या हुआ, वो घोड़ा लेकर निकलता है और मधुलिका के पास जाता है। मधुलिका जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे अपने सिर पर हाथ रख करके सो रही थी। राजकुमार वहाँ जाता है, परंतु वो उसे कुछ बोलता नहीं है, बल्कि वहीं दूर खड़े होकर के उसे देखता रहता है। अचानक कोयल के कूकने से मधुलिका की नींद टूट गई। सामने एक अनजान को देखकर वह उठ बैठी। यानी कोयल ने कहीं आवाज़ किया और उस आवाज़ से मधुलिका की नींद खुली। नींद खुलते ही उसने अपने सामने एक अनजान व्यक्ति को देखा। अनजान व्यक्ति को देख के वो चौंक पड़ी और उठ के बैठ गई। अरुण बोला, मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने तुम्हें उत्सव में देखा, तभी से मैं तुम्हारे साहस का कायल हो गया हूँ। तो अरुण ने अपना परिचय दिया कि मैं मगध का राजकुमार हूँ, मैंने उत्सव में देखा था, तुम्हारे साहस का मैं कायल हो गया हूँ। यानी जिस बेबाकी से तुमने राजा से बात की कि वो ज़मीन नहीं बेचोगी, उसका मैं कायल हो गया हूँ। मजाक न करे राजकुमार, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अपमान न करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसा कह के मधुलिका वहाँ से चल दी। राजकुमार भी ऐसी बातें सुनकर चला गया। यानी कि मधुलिका ने कहा कि आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। और मतलब राजा के जाने के बाद बहुत से लोगों ने उसे ताना दिया होगा, तो उसने कहा कि मैं तो पहले से ही दुखी हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा करके मेरा अपमान नहीं कीजिए, बल्कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। उसके बाद वो वहाँ से चली गई और राजकुमार भी चला गया। अपनी ज़मीन खोकर अब मधुलिका दूसरों के खेतों में कड़ी मेहनत करने लगी। रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में सो जाती। इस तरह 3 साल बीत गए। यानी कि उसकी ज़मीन तो अब जा ही चुकी थी और ज़मीन के बदले में उसने पैसे भी नहीं लिए थे, तो वो अब दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपना गुजारा चला रही थी। और ऐसा कर करके उसको 3 साल बीत चुके थे। सर्दियों की एक रात में आकाश मेघों से आच्छादित था, रह रहकर बिजली चमक उठती थी। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार अरुण की कही बातें उसे याद आ रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कोई है? मुसाफिर को शरण चाहिए, बाहर से आवाज़ आई। तो ठंडी की मौसम थी, बादल थे आकाश में और बिजली कड़क रही थी। इस दौरान वो घर में बैठी बैठी अरुण की कही हुई बातें याद कर रही थी। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है, यानी दरवाजे पे कोई आता है और आवाज़ आती है कि कोई है क्या, मुसाफिर को शरण चाहिए। यानी जो बाहर खड़ा था वो कहता है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। दरवाज़ा खोलते ही बिजली चमकी। मधुलिका चिल्ला उठी, राजकुमार! अरुण भी उसे देखकर हैरान था। कुछ रुककर वह बोला। यानी दरवाज़ा जैसे ही खोला मधुलिका ने तो बिजली कड़की तो रोशनी हुई। उस रोशनी में उसने राजकुमार अरुण को देखा और वो चौंक पड़ी कि अरे राजकुमार आप! अरुण ने भी मधुलिका को देख करके चौंका। अरुण ने फिर कहा कि मैं बागी हो गया हूँ, मुझे मगध से निकाल दिया गया है, मैं कौशल में रहने आया हूँ। मधुलिका ने हंसकर कहा, राजकुमार आपका स्वागत है। तो अरुण कहता है कि मैं तो बागी हो गया हूँ, मुझे जो है राजा ने देश से निकाल दिया है, मगध देश से निकाल दिया है, और इसलिए अब मैं कौशल राज्य में रहने के लिए आया हूँ। तो मधुलिका ने कहा कि ठीक है, आपका स्वागत है। बारिश बंद होते ही दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठे। अरुण संभल कर बोला, मैं नया राज्य स्थापित करूँगा, तुम्हें राज रानी बनाऊँगा। नए राज्य की स्थापना करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मधुलिका ने कहा, जो कहोगे वही करूँगी। तब अरुण ने उसे अपनी योजना बताई। यानी जब बारिश बंद हुई तो दोनों बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। वहाँ पे बातें शुरू हुई तो अरुण ने उसको बताया कि वो नया राज्य स्थापित करना चाहता है, यानी कि नया राज्य बनाना चाहता है, और उस राज्य को बनाने के लिए वो मधुलिका की मदद मांगता है कि तुम्हें मदद करनी होगी। साथ ही साथ ये भी कहता है कि जब राज्य बन जाएगा तो तुम्हें राज के रानी बना दूंगा। तो मधुलिका कहती है, ठीक है, जैसा कहोगे वैसा मैं करूँगी। मधुलिका राजा से मिलने उनके महल में गई। महाराज को प्रणाम करके बोली, 3 बरस हुए देव, मेरी ज़मीन खेती के लिए ली गई थी। तो मधुलिका को जब उसने अपना योजना बताई जब अरुण ने, तो उस योजना के तहत यानी उस प्लान को फॉलो करते हुए वो महाराजा के पास जाती है और राजमहल में जाकर महाराजा से कहती है कि मेरी ज़मीन 3 साल पहले खेती करने के लिए ली गई थी। अच्छा, तो तुम अपनी कीमत मांगने आई हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो उस ज़मीन के बदले की कीमत मांगने आई हो तो बताओ तुमको
क्या कीमत चाहिए, उसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ। मुझे किले के दक्षिणी नाले के पास अपने खेत के बराबर ज़मीन चाहिए। राजा मान गए। किले की दक्षिणी नाले के पास की ज़मीन सैनिकों हेतु महत्व रखती थी। यानी किला जो था, जो महल था, उसके दक्षिण तरफ में नाले के पास की ज़मीन उसने मांग लिया। उसने कहा कि जितनी बड़ी मेरी ज़मीन थी, जितना बड़ा मेरा खेत था, उतना ही बराबर का मुझे ज़मीन यहाँ नाले के पास दे दो। राजा मान गए। हालांकि वो जो ज़मीन थी वो सैनिकों के लिए महत्व रखती थी। यानी जो सेना थी राजा की, उसके जो सैनिक थे, उनके इस्तेमाल के लिए वो ज़मीन थी। वहाँ से सैनिक किले पर पहरा देते थे। ज़मीन मधुलिका को मिलते ही सैनिक वहाँ से हटा लिए गए। यानी उस जो ज़मीन उसको दी गई, उस इलाके में जो सैनिक थे वो सैनिक पहरा देते थे। हालांकि जब ज़मीन मधुलिका को दे दी गई तो वहाँ से सैनिकों का पहरा हटा दिया गया। अरुण अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ घने जंगल में छिप गया। वहाँ से अरुण किले पर हमला करने वाला था। यही उसकी योजना थी। यानी प्लान ये था कि दक्षिण साइड की ज़मीन इसको मिल गई, वहाँ से जो है सैनिक हटा लिए गए, सेना हटा ली गई। अरुण जो है वो अपने सैनिकों को लेकर जंगल में छुपा था और रात को वो अटैक करने वाला था किले पे, क्योंकि अब दक्षिण साइड से कोई सैनिक नहीं था, कोई वहाँ पर डिफेंस नहीं था। मधुलिका का दिल उसे धिक्कार रहा था। मेरे पिता ने कौशल को बचाया था, उनकी बेटी होकर मैं दुश्मन की मदद कर रही हूँ, नहीं, कभी नहीं। ऐसा सोचकर इधर उधर भागने लगी। तो मधुलिका का जो दिल था वो उसको धिक्कारने लगा कि मेरे पिता यहाँ के वीर थे, इन्होंने कौशल देश को बचाया था और मैं उनकी बेटी होकर के अपने दुश्मनों की मदद कैसे कर रही हूँ। तो ऐसा जब मन में आया उसके, तो परेशान होकर इधर उधर घूमने लगी। सामने से कौशल देश के सेनापति अपनी टुकड़ी के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह उनके पैरों में गिर पड़ी और बोली, आज रात किले पर चढ़ाई होगी, डाकू दक्षिणी नाले की ओर से आएंगे, जल्दी कुछ कीजिए। तो मधुलिका जब परेशान होने लगी तो इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे सामने से सेनापति आता हुआ दिखाई दिया, जो राज्य की सेना का सेनापति था। वो अपनी टुकड़ी के साथ आ रहा था, कुछ सैनिक भी थे उसके साथ। तो ये उसके पास गई, उसके पैर पकड़ लिए और उसको बोला कि आज जो है किले पे चढ़ाई होने वाली है, दक्षिणी नाले की तरफ से डाकू आने वाले हैं। सैनिक दक्षिणी नाले की ओर भागे। हमले की तैयारी करता हुआ अरुण पकड़ा गया। इस तरह उसकी योजना विफल हो गई। उसे बंदी बना लिया गया और राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। यानी कि जो दक्षिणी नाले की तरफ सारे लोग भागे, वहाँ जाके पता चला कि अरुण तैयारी कर रहा था, अभी वो भी तैयार नहीं था पूरी तरह से। तो वो पकड़ा गया। उसे पकड़ के राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया, यानी कि फांसी की सज़ा सुना दी। फिर मधुलिका बुलाई गई। वह पागल सी आकर खड़ी हो गई। उसके बाद मधुलिका को बुलाया गया। राजा ने कहा, मधुलिका मनचाहा पुरस्कार मांग। यानी राजा उसकी इस बात से खुश थे कि उसने बता करके बचा लिया राजे को और उससे कहा कि तू पुरस्कार मांग, मुझे भी प्राणदंड मिले। कहते हुए वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। यानी कि जो मधुलिका है उसको जब मनचाहा पुरस्कार बोला गया मांगने को, तो वो कहती है कि मुझे भी प्राणदंड दे दो, मुझे भी जान से मार दो। और वो जा कर के अरुण के पास खड़ी हो गई। इससे पता चलता है कि देश प्रेम जो है वो स्वयं के प्रेम से कहीं ज़्यादा है। यानी देश प्रेम के सामने बाकी जितने भी प्रेम हैं वो छोटे प्रतीत होते हैं। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने यही दर्शाया है कि अपने देश को बचाने के लिए वो अपने प्राण को त्यागने को भी तैयार है। वो ये मानती है कि उसने गलती किया है और इसलिए मनचाहा पुरस्कार मांगने को कहा गया, तो भी वो अपने लिए प्राणदंड मांगने चली गई। तो इस प्रकार हमारा अध्ययन समाप्त होता है और अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहले का जो मौखिक है हम वो देखेंगे। मौखिक का जो पहला प्रश्न है वो है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो जैसा हमने लिखा है और पढ़ा भी है कि क का जवाब क्या होगा, इस पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ख प्रश्न पूछ रहा, हल चलाना किसने शुरू किया। हल चलाना कौशल देश के राजा ने
चालू किया। ग प्रश्न पूछ रहा अरुण कौन था। अरुण जो है वो मगध देश का राजकुमार था। तो ग प्रश्न का उत्तर लिखेंगे हम, अरुण मगध देश का राजकुमार था। मधुलिका कौन थी, हमारा अगला प्रश्न है। तो घ का हो गया, मधुलिका वीर सिंह मित्र की पुत्री थी। अब बढ़ते हैं हम अंगा प्रश्न की ओर। अंगा प्रश्न पूछ रहा है कि सिंह मित्र कौन था। सिंह मित्र एक वीर था जिसने वाराणसी लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। वाराणसी की लड़ाई में कौशल को मगध से बचाया था। ये हो गया हमारा मौखिक प्रश्न समाप्त। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो पहले का लिखित भाग, लिखित भाग का हमारा पहला प्रश्न है, कौशल देश में कृषि उत्सव कैसे मनाया जाता था। कौशल देश में कृषि उत्सव में राजा एक जमीन पर हल चलाते तथा बीज बोते। उसके बाद वो ज़मीन 4 गुना कीमत चुकाकर राजा द्वारा खरीद ली जाती। इसके साथ ही कुछ कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होती। तो इस प्रकार वहाँ पे कृषि उत्सव मनाया जाता था। क्या क्या होता था, राजा ज़मीन पे हल चलाते थे, बीज बोते थे, उसके बाद वो ज़मीन खरीद ली जाती थी और बीज बोने और हल चलाने के इसके पहले जो है वहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जिसमें बच्चियाँ गीत गाती थीं। उसके बाद जो पंडित हैं वो ब्राह्मण जो होते थे वो मंत्र पढ़ते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे कृषि उत्सव मनाया जाता था। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न ख की ओर। ख प्रश्न पूछ रहा कि मधुलिका ने राजा द्वारा दी गई राशि का क्या किया। ख का उत्तर होगा, मधुलिका ने
राजा द्वारा दी गई राशि को उन पर वार दिया, अर्थात उनको वापस कर दिया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा था कि ये ज़मीन मैं नहीं बेचूंगी, ये मेरे पुरखों की ज़मीन है। अब बढ़ते हैं हम ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न पूछ रहा, मधुलिका अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करती थी। पहले तो वो खेती करती थी, पर जब उसके खेत को राजा ने ले लिया तो फिर वो कैसे करती थी, दूसरों के ज़मीन पे काम करके। तो अब हम लोग ग प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। मधुलिका अपना जीवन निर्वाह दूसरों के खेत में कड़ी मेहनत करके कर रही थी। अब बढ़ते हैं घ प्रश्न की ओर। घ पूछ रहा, राजकुमार अरुण मधुलिका के पास क्यों आया था। राजकुमार अरुण मधुलिका की मदद से कौशल राज्य को जीतने कौशल राज्य को जीतना वह हथियाना चाहता था। इसलिए वह उसके पास आया था। इसलिए वह उसके पास आया था। मधुलिका के पास आने का कारण क्या था। मधुलिका की मदद से वो दक्षिणी भाग से सैनिकों को खाली करा के वहाँ से चढ़ाई करके कौशल राज्य पे जीत प्रदान करना चाहता था या जीतना चाहता था। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुलिका ने कौन सा मनचाहा पुरस्कार मांगा और क्यों मांगा। मधुलिका ने अपने लिए प्राणदंड मांगा। क्यों मांगा। क्योंकि उसे लग रहा था कि ये उसकी गलती है, क्योंकि उसका दिल उसे धिक्कार रहा था, क्योंकि उसका दिल उसे धिक्कार रहा था कि वह
दुश्मन की मदद कर रही थी। मधुलिका के लिए, उसके लिए देश प्रेम सर्वोपरि था। सर्वोपरि यानी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये हो गया हमारा लिखित प्रश्न यहाँ पे समाप्त। अब हम बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा जो पहला है वो है, महाराज क्या कर रहे थे? महाराज जमीन के टुकड़े पर हल चला रहे थे। अगला है, मधुलिका कौन थी? मधुलिका सिंहमित्र की बेटी थी। अरुण कहाँ का राजकुमार था? मगध का राजकुमार था। इस प्रकार हमारा प्रश्न अभ्यास जो है वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम व्याकरण अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दधी का तद्भव रूप क्या है? दधी का तद्भव रूप दही है। दधी तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं वो शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं। हिंदी जो है संस्कृत भाषा से बनी है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में इस्तेमाल होते थे उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उन शब्दों का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके जब हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तत्सम और तद्भव को अगर विस्तृत रूप से जानना है तो एजुकेशन कैंपस के यूट्यूब चैनल पे जा कर के एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण, क्लास 6 से 12 तक की, कक्षा 6 से 12 तक की। उस प्लेलिस्ट में आपको तत्सम और तद्भव शब्द जो है एक्सप्लेन करके मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुंशी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? मुंशी शब्द का स्त्रीलिंग है मुंसनी। उसके बाद किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? स्वागत। हाथ पांव ठंडे होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ पांव ठंडे होना मतलब मरणासन हो जाना। उसके बाद है हमारा शब्द अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी भी वर्ण के ऊपर ये बिंदी लगाते हैं तो इसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक किसे कहते हैं? जब चंद्र बिंदु लगाते हैं। सिंपल बिंदु लगाए तो अनुस्वार, और जब चंद्र बिंदु लगाए तो वो अनुनासिक बन जाता है। ठीक है। तो नीचे दिए गए शब्दों में से हमें छांट करके लिखना है कि अनुस्वार वाले कौन से शब्द हैं और अनुनासिक वाले कौन से शब्द हैं। तो इसमें चंपा, अंग, पतंग, सुंदर, मंदिर, जंगल, ये सब अनुस्वार के शब्द हैं। उसके बाद बांस, आंचल, दांत, बांसुरी, हंसना, झांकना, ये सब अनुनासिक के शब्द हैं। दोनों में अंतर क्या है? जब एक बिंदी रहेगा तो थोड़ा सा ना लगता है, और जब चंद्र बिंदु लगेगा तो जोर लगा करके बोलते हैं हम लोग। जैसे चंपा, आधा म का आ रहा है, और वहीं बांस तो आ जो है वो लंबा खींचेगा। आंचल, हंसना, झांकना, और वहीं चंपा, अंग, पतंग, तो इसमें हल्का सा न का जो है वावृत्ति आता है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्दों में होता क्या है कि एक ही शब्द का दो अर्थ होता है। जैसे कि जान, जान शब्द का क्या अर्थ होता है? जानना और प्राण। ठीक है। उसी प्रकार मार, मार का क्या होता है? एक तो पिटाई होता है और एक जान से मार देना होता है। ठीक है। दूसरा है घटा। एक घटा का मतलब होता है घटना, कम होना, यानी कि कोई चीज़ घट गई, किसी चीज़ का दाम घट गया, प्राइस घट गया। दूसरे घटा का मतलब घटा का दूसरा अर्थ होता है बादल। तो एक ही घटे के दो शब्द हैं, घटना और बादल। उसके बाद है नागा। नागा का होता है अवकाश या फिर व्यक्तिक्रम। उसी प्रकार स्वर, स्वर के दो अर्थ होते हैं। एक तो जो स्वर हम पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन वाला स्वर, जो अ आ इ ई होते हैं। दूसरा स्वर का अर्थ होता है आवाज़, आवाज़ या फिर ध्वनि, ध्वनि को हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नोट। नोट का भी दो अर्थ होता है। एक तो आलेख होता है, छोटा आलेख, जो बाद में याद रखने के लिए हम लोग नोट्स बनाते हैं, छोटा करके किसी चीज़ को लिखते हैं। नोट का दूसरा अर्थ क्या होता है? जो नोट होता है करेंसी, जो सरकार द्वारा पैसे का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग नोट कहते हैं। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट। तो ये हमारा जो है अनेकार्थक शब्द भी खत्म हुआ। अब आज के लिए इतना ही। इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले पार्ट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।